नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BS राजावत मिशन ज्ञान के CET ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन पब्लिक फाइनेंस वाला टॉपिक पढ़ रहे थे और ये मैं आपको बता गया था कि पब्लिक फाइनेंस की ज़रूरत क्यों होती है और पब्लिक फाइनेंस की व्यवस्था के किन किन माध्यमों से की जाती है, पब्लिक फाइनेंस को कहाँ खर्च किया जाता है, अगर सरकार की आय और व्यय के बीच में अंतर हो तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, इनकी चर्चा अपन पिछली क्लास में कर चुके थे। तो देखिए, अपने लोकवित्त का मतलब है सरकार का राजस्व है। लोकवित्त का मतलब है सरकार की आय, सरकार को विभिन्न स्रोतों से जो आय मिलती है। लोकवित्त का मतलब है सरकार की आय। अब सरकार को आय की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इसमें भी अपन ने बात की थी कि हमारे यहाँ लोक कल्याणकारी राज्य हैं, लोक कल्याणकारी राज्य हैं और लोक कल्याणकारी राज्य हैं, इसको आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कई काम करने होते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य हैं, इसको आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के कई कार्य करने होते हैं। इन कार्यों का संपादन करने के लिए या इन कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार को किसकी ज़रूरत होती है? वित्त की ज़रूरत होती है। और सरकार वित्त प्राप्त करने के लिए अपनी जनता पर विभिन्न प्रकार के क्या लगाता है? कर लगाता है। और इन करों के रूप में सरकार को जो आय प्राप्त होती है वही क्या कहलाता है? लोकवित्त। सरकार को जो आय प्राप्त हुई उसको क्या करती है? सरकार खर्च करती है। तो लोकवित्त किसका प्रबंध है? लोकवित्त सरकार की आय, सरकार के व्यय और सरकार के ऋण का प्रबंधन है। पहले तो आय जुटाएगी, खर्च करेगी, अगर आय से ज़्यादा खर्चा हो गया तो ऋण लेकर के इसका प्रबंधन करेगी। तो सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन है, वही बेटा क्या है? लोक वित्त है, जिसकी चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो ये तो लोक वित्त क्या होता है, लोक वित्त की ज़रूरत क्यों होती है, लोक वित्त कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ये चीज़ें अपन ने देखी हैं। अब देखिए, आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं कि लोक वित्त का महत्व क्या है, लोक वित्त की ज़रूरत क्यों है, सरकार को फाइनेंस क्यों चाहिए। तो लोक वित्त का महत्व आप देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में संसाधनों की, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो चाहे मानवीय संसाधन हो, इनके वितरण में महत्व है। बेटा, वो अर्थव्यवस्था में हमारे पास में विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं। और एक देश की सरकार अपने नेचुरल रिसोर्सेज है और ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनका बहुत अच्छे ढंग से यूटिलाइज तभी कर सकती है जब उसके पास में पर्याप्त मात्रा में फाइनेंस हो। ध्यान रखना, वित्त के अभाव में एक राष्ट्र न तो अपने प्राकृतिक संसाधनों का अच्छे ढंग से प्रयोग कर पाता है और न ही मानवीय संसाधनों का अच्छे ढंग से प्रयोग कर पाता है। तो प्राकृतिक और मानवीय संसाधन होने के बावजूद भी वो राष्ट्र आर्थिक विकास है उसको गति नहीं दे पाता है, क्योंकि उसके पास में क्या नहीं है? वित्त नहीं है। तो बेटा, मानवीय और प्राकृतिक और मानवीय संसाधन हैं, इनका वितरण करने, इनका बहुत अच्छे ढंग से यूज करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फाइनेंस की ज़रूरत होती है। देखिए, प्राकृतिक संसाधन में खनिज संसाधन है, वन संसाधन है, मिट्टियाँ हैं, जल संसाधन है, सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। इनको एक राष्ट्र अपने विकास में सहयोगी कब कर सकता है? जब उसके पास में क्या हो? फाइनेंस हो। मानवीय संसाधन, आप और हम क्या है? आप और हम देश की मानवीय पूंजी हैं, आप और हम देश के मानवीय संसाधन हैं। पर बेटा, फिर भी अपन अनप्रोडक्टिव हैं, अपन बेरोजगार हैं। तो उसके पीछे कारण ये है क्योंकि सरकार के पास में पर्याप्त मात्रा में फाइनेंस नहीं है। तो चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, इनको एक देश की अर्थव्यवस्था में, एक राष्ट्र के विकास में अगर भागीदार बनाना है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो पहला
लोक वित्त की जरूरत होती है। अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक और मानवीय संसाधन हैं, इनका पूर्ण और कुशलतम प्रयोग करने के लिए बेटा वो सरकार के पास में फाइनेंस की जरूरत होती है। दूसरा है लोगों में आय और संपत्ति के समान वितरण में महत्व है। बेटा जी, लोक वित्त है, ये अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता की स्थापना में भी सहायक होता है। कैसे? बेटा, लोक वित्त में सरकार क्या करती है? लोक वित्त में सरकार विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाती है। सरकार विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाती है। अब सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है, आपको पता, अमीर लोगों पे टैक्स लगाया जाता है, विलासिता की वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाता है, आरामदायक वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि विलासिता और आरामदायक वस्तुएं हैं, इनका उपभोग कौन करता है? इनका उपभोग समाज का धनिक वर्ग करता है। और जो समाज का गरीब वर्ग है उसको सरकार विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो सब्सिडी के रूप में दे रही हो, चाहे अन्य किसी माध्यम से दे रही हो, वो क्या करती है? सहायता करती है। जीवन से जुड़ी हुई निवारी वस्तुओं पर सरकार सब्सिडी देती है। तो देखिए क्या रही है सरकार? अपने लोक वित्त के माध्यम से समाज में आर्थिक समानता की स्थापना का प्रयास कर रही है। आय और धन का जो वितरण है, उसकी असमानता, उसको कम करने का प्रयास है, वो लोक वित्त के माध्यम से किया जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार है अमीरों से ले रही है टैक्स के रूप में, और आर्थिक और सामाजिक जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से गरीबों के कल्याण पे खर्च कर रही है। तो देखिए, लोक वित्त एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सरकार है समाज में आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास करती है। तीसरा आप देखें, आर्थिक स्थिरता व संतुलित विकास में महत्व है। बेटा, अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था का आर्थिक क्षेत्र भी होता है, सामाजिक क्षेत्र भी होता है। तो देखिए, आर्थिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं, और इन सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? वित्त की ज़रूरत होती है। तो लोक वित्त के माध्यम से सरकार हैं ये बेटा संतुलित विकास को बढ़ावा देती है। सभी क्षेत्रों पे बजट बना करके खर्च करती है ताकि सभी क्षेत्रों के बीच में संतुलन बना रहे। बजट यही तो है। अरे भाई, बजट क्यों बनाया जाता है? जब मैंने बजट पढ़ाया तब आपको बताया था कि बजट का उद्देश्य होता है अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के बीच में संतुलन बनाए रखना, और संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाया जाता है कि इस क्षेत्र पे हम इतना खर्चा करेंगे, इस क्षेत्र पे इतना करेंगे, इस पे इतना करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो फाइनेंस है वो लिमिटेड है, और उस लिमिटेड फाइनेंस को हमारे को इस तरीके से खर्च करना है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के बीच जो संतुलन है वो बना रहे, विकास का संतुलन है वो बना रहे। तो ये भी इसका एक उद्देश्य होता है। फिर है आर्थिक विकास हेतु सरकार के लिए साधन जुटाना, जैसे पूंजी निर्माण, उत्पादकता के स्वरूप में परिवर्तन करना, बेरोजगारी समस्या को दूर करना आदि। बिल्कुल सही बात है। सरकार को विकास के लिए साधन जुटाने हैं, और दोस्तों बिना वित्त के, बिना फाइनेंस के साधनों की व्यवस्था नहीं हो सकती। चाहे विदेशों से आपको तकनीकी खरीदनी हो, चाहे आपको देश में श्रम शक्ति को काम पे लगाना हो, तो बेटा, या कोई रॉ मटेरियल खरीदना हो, तो कुछ भी करना हो, इन सब के लिए सरकार को किसकी ज़रूरत होती है? वित्त की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है। फिर आप देखिएगा, मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति पे नियंत्रण लगाना। बेटा, वो ध्यान रखना, दो स्थितियां होती हैं, दो स्थितियां अर्थव्यवस्था में होती है। एक तो होती है मुद्रा स्फीति, एक होती है मुद्रा अपस्फीति। मुद्रास्फीति का दूसरा नाम होता है मुद्रा प्रसार। मुद्रा अपस्फीति का दूसरा नाम होता है मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन। और हमारे को पता है ये दोनों ही स्थितियां हैं, वो एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है। बेटा जी, अगर ये स्थिति आती है तो महंगाई को लाती है, और ये स्थिति आती है तो वो बेरोजगारी को लाती है, मंदी को लाती है, दोनों बुरी है।
तो देखिए सरकार अपने लोक वित्त के माध्यम से इन दोनों को कंट्रोल करने का काम करती है, जिसको अपने राजकोषीय नीति का नाम दिया है। कैसे कंट्रोल करती है? अगर ये स्थिति आ गई, मुद्रा प्रसार हो गया, मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया, तो सरकार टैक्स क्या करेगी? बढ़ा देगी, टैक्स बढ़ा देगी। अगर ये स्थिति आ गई तो इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार है अपना टैक्स को क्या करती है? बढ़ा देती है। और टैक्स बढ़ाएगी तो मार्केट में जो मुद्रा का प्रसार है वो स्वतः ही क्या होगा? कंट्रोल में आ जाएगा। और अगर ये स्थिति आती है तो इस दौरान सरकार क्या करती है? सब्सिडी देती है। सरकार क्या देगी? सब्सिडी देगी। और सब्सिडी देगी सरकार के द्वारा, बेटा अपनी कर प्रणाली है इसको थोड़ा शिथिल कर दिया जाएगा, करों में थोड़ी ढील दे दी जाएगी, लोगों को सब्सिडी दी जाएगी, लोगों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि जो मार्केट में आर्थिक मंदी आई हुई है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो सरकार है लोक वित्त के माध्यम से मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति पे नियंत्रण लगाने का काम है वो भी करती है। फिर है बचत व निवेश को प्रोत्साहन देना। सरकार अपने लोक वित्त के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश की प्रवृत्ति को भी क्या करती है? बढ़ाती है। तो ये तो लोक वित्त के बेटा महत्व हुए। अब बात आती है लोक वित्त के क्षेत्र कि लोक वित्त के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो लोक वित्त के क्षेत्र हैं सार्वजनिक आय है, सार्वजनिक व्यय हैं, सार्वजनिक ऋण है, इनका वित्तीय प्रशासन है और आर्थिक स्थिरता है। तो ये तो तीन तो क्षेत्र है ही हैं। ये तो अपन ने पहले भी पढ़े हैं कि सार्वजनिक आय इसमें आती है, सार्वजनिक व्यय इसमें आता है, सार्वजनिक ऋण इसमें आता है, और इनका जो प्रबंधन है वो वित्तीय प्रशासन कहलाता है। और इनका उद्देश्य क्या होता है? वो होता है आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, संतुलित विकास करना, ये इनका उद्देश्य होता है। तो देखिए हमने कहा कि सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, ये लोक वित्त के क्या है? क्षेत्र है। अब ये क्षेत्र कैसे हुए तो बात अपन चर्चा कर चुके हैं। देखिए सार्वजनिक आय की जरूरत किस लिए होती है? सार्वजनिक आय किससे प्राप्त होती है? तो सार्वजनिक आय सरकार को होती है कर राजस्व और गैर कर राजस्व से। सार्वजनिक आय जो होती है वो सरकार को होती है कर राजस्व और गैर कर राजस्व से। सरकार को विभिन्न प्रकार के करों से और करों के अलावा अन्य स्रोतों से जो आय प्राप्त होती है वो तो क्या कहलाता है बेटा? वो कर राजस्व और गैर कर राजस्व कहलाता है। इनको डिटेल से भी बताऊंगा अभी। सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय है वो सरकार का किस पे होता है? सार्वजनिक व्यय सरकार का होता है लोक कल्याण पर, पब्लिक वेलफेयर पे सरकार का क्या होता है? सार्वजनिक व्यय होता है। सरकार को विभिन्न प्रकार के आर्थिक और सामाजिक विकास के कार्यक्रम करने होते हैं, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, परिवहन की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, विकलांगता पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, छात्रवृत्ति हो, विभिन्न प्रकार की सब्सिडी देनी हो। तो सरकार विभिन्न प्रकार के आर्थिक और सामाजिक विकास के काम करती है और आर्थिक और सामाजिक विकास के कार्यों पर सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? व्यय किया जाता है। तीसरा है सार्वजनिक ऋण। बेटा अगर सरकार का खर्चा ज़्यादा है और सरकार की आय कम है तो इसका प्रबंधन है वो सरकार किसके माध्यम से करती है? ऋण के माध्यम से करती है। और ऋण बेटा आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है, अभी मैं डिटेल से बात करने वाला हूँ। फिर आता वित्तीय प्रशासन। तो देखिए वित्तीय प्रशासन में क्या आएगा? ये तो इसके क्षेत्र हैं और इनके बीच में इनके बीच सरकार प्रबंधन करती है। आय, व्यय और ऋण का जो प्रबंधन सरकार के द्वारा किया जाता है वो सरकार का बेटा जी वित्तीय प्रशासन कहलाता है, वित्तीय प्रबंधन कहलाता है। और इन सब का उद्देश्य होता है वो आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता का मतलब है संतुलित विकास, संतुलित विकास। इन सब का उद्देश्य होता है कि न तो मार्केट में मुद्रा प्रसार होना चाहिए, न मार्केट में मुद्रा संकुचन होना चाहिए। आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो इन सब का क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो अब क्षेत्र में अपन पहली बात करें तो सार्वजनिक आय में क्या आता है, थोड़ा इनके बारे में अपन चर्चा करते रहेंगे कि सार्वजनिक आय क्या होती है, सार्वजनिक व्यय क्या होता है, ऋण का प्रबंधन कैसे किया जाता है, ये चीज़ें अपन को यहाँ जाननी चाहिए। ये तो अपन जान चुके हैं कि लोक वित्त में सार्वजनिक आय आती है, सार्वजनिक व्यय आता है, सार्वजनिक ऋण आता है
और इन तीनों का प्रबंधन है वो वित्तीय प्रबंधन कहलाता है। और बेटा जी इनका जो प्रबंधन किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास बना रहे, अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता बनी रहे, ये इनका उद्देश्य होता है। तो देखो अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले सार्वजनिक आय, बात कर रहे हैं अपन सार्वजनिक आय। बेटा सार्वजनिक आय आप देखें तो सरकार की आय होती है, और सार्वजनिक आय ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है राजस्व आय, राजस्व आय, और एक होती है पूंजीगत आय। बेटा राजस्व आय है ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो होता है कार्य राजस्व, एक होता है गैर कर राजस्व। सरकार को विभिन्न प्रकार के करों से जो आय होती है वो कर राजस्व है। सरकार विभिन्न प्रकार के टैक्स है वो व्यक्तियों और संस्थाओं पे लगाती है, वस्तुओं पे भी लगाती है। तो सरकार को विभिन्न प्रकार के करों से जो आय प्राप्त होती है उसका कर राजस्व है। तो कर राजस्व ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्रत्यक्ष, एक होते हैं अप्रत्यक्ष, जिनकी चर्चा अपन लेक्चर नंबर 4 में करेंगे। इसके अलावा आप देखिए तो गैर कर राजस्व, इन करों के अलावा सरकार को शुल्क, जुर्माना, उपहार, अनुदान, ब्याज, लाभ, लाभांश, किराया आदि के रूप में जो आय प्राप्त होती है वो गैर कर राजस्व कहलाता है। तो देखिए सरकार को एक तो विभिन्न प्रकार के करों से आय होती है, विभिन्न प्रकार के करों से आय होती है वो सरकार का कर राजस्व है। और कर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होते हैं, जिनको अपन लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे बहुत डिटेल से कि कौन से प्रत्यक्ष कर है, कौन से अप्रत्यक्ष कर है। और करों के अलावा आप देखें तो शुल्क है, जुर्माना है, उपहार है, अनुदान है, ब्याज है, लाभ है, लाभांश है, और किराए के रूप में भी सरकार को आय मिलती है। इनको बेटा जी कहा जाता है, वो कहा जाता है गैर कर राजस्व। अब देखिए शुल्क किसके बदले मिलता है। बेटा सरकार हमारे को विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाती है, सर्विस प्रोवाइड करवाती है, और सरकार हमारे को जो विभिन्न प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करवाती है उसके बदले सरकार हमारे से चार्ज लेती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको शुल्क कहा जाता है। नंबर 2 जुर्माना। बेटा सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की अवहेलना करने पर सरकार आर्थिक दंड के रूप में हमारे से जो राशि लेती है उसको जुर्माना कहा जाता है। जैसे मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि बिना हेलमेट लगाए हम बेटा रोड पे निकल गए मोटरसाइकिल लेकर के, पुलिसकर्मी ने हमारे को पकड़ा और हमारा 200 रुपये का चालान बना दिया, वो क्या है, जुर्माना है। तीसरा है उपहार। बेटा आपातकालीन स्थिति में जनता अपनी स्वेच्छा से सरकारी कोष में जो राशि भेंट करती है उसको उपहार कहा जाता है। ध्यान रखना, सरकार को जनता आपातकालीन स्थिति में अपने स्वेच्छा से जो राशि देती है, चाहे वो मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया जा रहा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया जा रहा हो, जनता अपनी स्वेच्छा से जो राशि भेंट करती है उसको उपहार कहा जाता है। चौथा है अनुदान। बेटा सरकारें हैं वो भी एक दूसरे की आपातकालीन स्थिति में मदद करती है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों की मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ADB है, एशियन विकास बैंक है, ये भी आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रों की मदद करते हैं। तो एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के द्वारा, एक सरकार को दूसरे सरकार के द्वारा, या किसी राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जो सहायता दी जाती है उसको बेटा अनुदान कहा जाता है। फिर है बेटा वो ब्याज। अगर सरकार ने किसी को कर्जा दे रखा है तो उससे जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी सरकार का बेटा गैर कर राजस्व के स्रोत होता है। फिर सरकार के भी उपक्रम होते हैं बेटा, जैसे आपने नाम सुना होगा मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न कंपनियां हैं, ये सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां हैं,
और अगर ये बेनिफिट वे चलती है तो सरकार की आय का कौन सा स्रोत होता है? लाभ होता है। फिर है लाभांश। लाभांश का मतलब होता है लाभ का एक हिस्सा, लाभ का एक हिस्सा। बेटा कुछ उपक्रम ऐसे हैं जो पूरी तरह से सरकार के तो नहीं हैं, पर उनमें सरकार के कुछ शेयर लगे हुए हैं, और सरकार के शेयर लगे हुए हैं तो उसके प्रतिफल है वो किस रूप में मिलता है? लाभांश के रूप में मिलता है। अगला है किराया। आज आप देखिए तो सरकार अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को बेटा लीज पर देती है, किराए पर देती है, और सरकार के द्वारा अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को लीज पर देने पर जो राशि मिलती है उसको क्या कहा जाता है? किराया कहा जाता है। इसी प्रकार से पूंजीगत आय में 3 चीज़ें आपको मैंने बता रखी है, फिर भी यहाँ ध्यान देखें। पूंजीगत आय में एक तो आता है बेटा सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री, जिसको विनिवेश कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार ने अपनी किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को बेच दिया, और पब्लिक प्रॉपर्टी को बेचने से सरकार को जो आय प्राप्त हुई है वो बेटा क्या कहलाता है? वो विनिवेश कहलाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। दूसरा आप देखें तो ऋण वसूली। ऋण वसूली, सरकार ने किसी को कर्जा दे रखा था और वो कर्जा वापस लौट करके आ गया, वो भी सरकार की कैपिटल रिसिप्ट होती है। और तीसरी ऋण प्राप्ति, अगर सरकार ने कर्जा लिया है तो वो भी बेटा उसके कैपिटल रिसिप्ट में आता है। तो ये तो सार्वजनिक आय है, यानी सरकार को किन किन स्रोतों से आय प्राप्त होती है, ये अपन ने बेटा क्या देखा? ये अपन ने सार्वजनिक आय देखा है। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सार्वजनिक आय में आती हैं। फिर दूसरी चीज़ है इसमें सार्वजनिक व्यय। दूसरी चीज़ है इसमें सार्वजनिक व्यय। तो सार्वजनिक व्यय भी अपन को देखना है कि सार्वजनिक व्यय में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सार्वजनिक ऋण क्या होता है, क्योंकि ये सारा आप देखें तो लोक वित्त के क्षेत्र होते हैं। दूसरा जो चीज़ अपन यहाँ देख रहे हैं वो देख रहे हैं सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय, सरकार का जो व्यय होता है ये भी बेटा 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है योजनागत सार्वजनिक व्यय है। ये भी पहले तो 2 प्रकार का होता है, एक राजस्व व्यय होता है, एक पूंजीगत व्यय होता है। व्यय आप देखें तो व्यय में सार्वजनिक व्यय सरकार का 2 प्रकार का होता है, एक राजस्व व्यय होता है और एक पूंजीगत व्यय होता है। बेटा इन चार्ट में से प्रश्न पूछता है, आरएस लेवल तक, आईएएस लेवल तक प्रश्न पूछता है। राजस्व व्यय है, ये भी 2 प्रकार का होता है, आपको थोड़ा ध्यान होगा, बजट वाले पार्ट में मैंने चर्चा की थी। राजस्व व्यय है, एक तो योजनागत होता है, एक गैर योजनागत होता है। ऐसा व्यय जो सरकार प्लानिंग से करती है, विकास कार्यों पे करती है, विकास कार्यों पे करती है, वो योजनागत व्यय कहलाता है। जैसे शिक्षा पे खर्च किया, शिक्षा खर्च, स्वास्थ्य पे खर्च किया, स्वास्थ्य खर्च, पेयजल पे खर्चा किया, पेयजल खर्च, 5 ईयर प्लान पे खर्च किया, 5 ईयर प्लान खर्च, मैं नरेगा खर्च, मैं नरेगा खर्च, ये आपके योजनागत व्यय हैं, इनके ऊपर सरकार को खर्चा करना पड़ता है। दूसरा है गैर योजनागत, ऐसे खर्च जिसके लिए सरकार की इच्छा हो या नहीं हो, सरकार की प्लानिंग हो या नहीं हो, खर्च करना ही पड़ेगा, वो आपका गैर योजनागत व्यय कहलाता है। और गैर योजनागत व्यय है, इन्हीं को बेटा वचनबद्ध खर्च भी कहते हैं, इनको वचनबद्ध खर्च भी कहते हैं, यानी करना ही पड़ेगा। देखिए बेटा आर्थिक विकास के जो खर्चे होते हैं वो तो सारी योजनागत होते हैं, पर सरकार को कुछ कर सामाजिक विकास के लिए भी करने पड़ते हैं। जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांगता पेंशन है, विधवा पेंशन है, सब्सिडी है, ये देना ही पड़ेगा। तो ये बेटा जी कौन से हैं? ये आपके गैर योजनागत व्यय होते हैं। गैर योजनागत व्यय में जैसे कर्मचारियों का वेतन व पेंशन, वेतन और पेंशन बेटा देना ही पड़ेगा, इच्छा हो या मत हो। नंबर 2, ब्याज का भुगतान करना ही पड़ेगा। नंबर 3, प्रतिरक्षा खर्च करना ही पड़ेगा। आर्थिक व सामाजिक सेवा खर्च, सामाजिक
आर्थिक व सामाजिक सेवा खर्च करना ही पड़ेगा। आर्थिक व सामाजिक सेवाओं पे खर्चा करना ही पड़ेगा। फिर है बेटा जी सब्सिडी देनी ही पड़ेगी। आपातकालीन स्थितियां हैं जैसे युद्ध है, अकाल है, भूकंप है, महामारी हैं, इनसे निपटने के लिए सरकार को खर्चा करना ही पड़ेगा। पैसा चाहिए साहब, बिना पैसे के कोरोना से कैसे निपट लेते आप। फिर इसी प्रकार से पूंजीगत व्यय भी होते हैं। पूंजीगत व्यय क्या होते हैं? पूंजीगत व्यय में आपको मैंने बताया है कि ऐसे व्यय जिनसे पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका निर्माण होता है और भविष्य में सरकार को रिटर्न मिलता है, वो पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। जैसे बेटा विद्युत परियोजना पे खर्च किया, सिंचाई परियोजना पे खर्च किया, राष्ट्रीय राजमार्गों पे खर्च किया, रेलवे पे खर्च किया, हेलीपैड पे, हवाई पट्टियों पे खर्च किया, हवाई पट्टियों पे खर्च किया, बांध वगैरह बना रहे हैं। तो इस प्रकार का खर्च जिससे एक तो पब्लिक प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है और निकट भविष्य में सरकार को उनसे रिटर्न मिलता है, इस प्रकार के जो खर्च होते हैं उनको पूंजीगत व्यय कहते हैं। तीसरी चीज, तो व्यय किन किन चीज़ों पे होता है आपने देख लिया, इन चीज़ों पे सरकार का व्यय होता है। अब आती है बात ऋण की। बेटा कहा क्या हमने कि यदि सरकार की आय तो क्या रह गई, कम रह गई, और सरकार का खर्चा है वो क्या रह गया, ज़्यादा रह गया। अब आय तो कम है और खर्चा ज़्यादा है, तो बेटा इसकी पूर्ति के लिए सरकार को क्या लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। और सरकार का जो ऋण है, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण है, ये भी दो प्रकार का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आंतरिक ऋण भी होता है और बाह्य ऋण भी होता है। आंतरिक ऋण में आप देखें तो आंतरिक ऋण देश के अंदर अंदर से होता है और ये व्यक्तियों के द्वारा दिया जाता है, वित्तीय संस्थाओं के द्वारा दिया जाता है, और तीसरा आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। अगर सरकार अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के अंदर से वित्त जुटाती है, वित्त का प्रबंधन करती है, तो ये सार्वजनिक वित्त के आंतरिक स्रोत कहलाते हैं, जिसमें व्यक्ति हो सकते हैं, वित्तीय संस्थाएं हो सकती है, आरबीआई हो सकता है। अब बात आती है कि साहब व्यक्ति कैसे हो सकता है। तो बेटा व्यक्ति है, जब देखिए जब सरकार को वित्त की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है ना, तो सरकार अट्रैक्टिव स्कीम पर बेटा प्रतिभूतियाँ लॉन्च करती है। सरकार अट्रैक्टिव स्कीम पर प्रतिभूतियाँ लॉन्च करती है और लोग क्या करते हैं, जिनके पास में पैसा पड़ा, रिजर्व फंड हैं, वो सरकार की इन प्रतिभूतियों को खरीद लेते हैं। जैसे चाहे आपका आजकल एक चल रहा है बेटा स्वर्ण पत्र चल रहा है कि बैंक से आप सोना खरीदिएगा, पैसा जमा हो जाता है, फिजिकल रूप से आपको सोना नहीं मिलता है, केवल बॉन्ड मिलता है। तो आपका चाहे गोल्ड बॉन्ड हो, चाहे किसान विकास पत्र हो, चाहे इंदिरा विकास पत्र हो, ये सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं। तो देखिए मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपए की सरकारी प्रतिभूति खरीद ली, तो सरकार ने तो उसको कागज़ का टुकड़ा दिया, बॉन्ड दिया है, उसने 5 लाख रुपए किसको दे दिया, सरकार को दे दिया, तो ये उस व्यक्ति की तरफ से सरकार को क्या है, ऋण है। जब तक वो अपनी प्रतिभूति को भुना नहीं लेता है तब तक ये एक प्रकार का क्या है, ऋण है। वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय संस्था में चाहे आईसीआई बैंक हो, चाहे एलआईसी हो, चाहे अन्य बैंक हो, ये भी सरकार को वित्तीय समय समय पर वित्त है उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। तीसरा आरबीआई, और आरबीआई तो आपने पढ़ा ही है, आरबीआई को सरकार का बैंक कहा जाता है, आरबीआई को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, क्योंकि आरबीआई सरकारों को ऋण उपलब्ध करवाने का काम करता है। तो ये तो बेटा इंटरनल सोर्सेज हैं। अब बाह्य जो ऋण होता है, ये भी देश के बाहर से भी सरकारों को ऋण मिलता है, और ये बेटा बाह्य ऋण दो प्रकार का होता है। एक तो होता है द्विपक्षीय और एक होता बहुपक्षीय। एक होता डबल साइडेड, एक होता मल्टी साइडेड, बहुपक्षीय। देखिए एक देश दूसरे देश से ऋण लेता भी है और देता भी है। अगर कंट्री टू कंट्री है, कंट्री टू कंट्री,
एक देश ने दूसरे देश से ऋण लिया या दिया, तो ये तो बेटा जी कौन सा कहलाता है? द्विपक्षीय ऋण कहलाता है। जैसे मान लीजिए भारत ने अमेरिका से ऋण लिया, भारत ने अमेरिका से ऋण लिया है, तो बेटा ये कौन सा ऋण कहलाएगा? ये आपका द्विपक्षीय ऋण कहलाएगा। और बेटा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, वो भी ऋण देती है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जैसे मान लीजिए एक कंट्री है, ये भारत है, सपोज भारत ही ले लेते हैं अपन, तो भारत। अब भारत ने या तो किससे कर्जा लिया? WB, WB का मतलब वर्ल्ड बैंक, या कर्जा लिया IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, या लिया ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनसे कर्जा लिया है। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, ये किसी एक देश की संस्थाएं नहीं हैं। तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से कर्जा लिया जाता है वो बहुपक्षीय हैं, और एक दूसरे देश से कर्जा लेता है या देता है तो वो कौन सा है? द्विपक्षीय है। तो बेटा जी ध्यान रखना, पहली बात अपने सरकार को आय किन किन स्रोतों से मिलती है, तो अपने सार्वजनिक आय देख ली। दूसरा, सरकार को खर्चा कहाँ करना पड़ता है, तो वो भी अपने देख लिया कि इन क्षेत्रों पे खर्चा करना पड़ता है। अगर आय और व्यय के बीच में अंतर है कि आय कम है खर्चा ज़्यादा है, तो इसका प्रबंधन है वो किससे किया जाता है? ऋण लेकर के इसका प्रबंधन किया जाता है। और ऋण का ये स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल डेब्ट भी होता है, इंटरनल लोन भी होता है और एक्सटर्नल लोन भी होता है। फिर इन तीनों का अगर प्रबंधन किया जाता है, आय व्यय और ऋण का प्रबंधन किया जाता है, उसको वित्तीय प्रबंधन या वित्तीय प्रशासन कहा जाता है। और इन सब का उद्देश्य होता है अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास या कह दीजिए आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना। तो देखिए बेटा, अपन ने आज का जो लेक्चर है इसमें ये जाना है कि जो लोक वित्त हैं इनका क्या तो महत्व होता है और लोक वित्त के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। तो देखिए, लोक वित्त के क्षेत्र वाला चीज़ है, जो क्षेत्र वाली चीज़ पढ़ाई ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोक वित्त के क्षेत्र में सार्वजनिक आय आती है, यानी सरकार किन किन स्रोतों से आय जुटाती है, वो सार्वजनिक आय है। सार्वजनिक व्यय आता है, सरकार किन किन कार्यों पर खर्चा करती है, वो सार्वजनिक व्यय है। तीसरा, आय और व्यय के बीच में अगर अंतर है तो उसका प्रबंधन जो किया जाता है वो ऋण है। फिर इन तीनों का, आय व्यय और ऋण, इनका जो प्रबंधन किया जाता है उसको वित्तीय प्रशासन या वित्तीय प्रबंधन कहते हैं। और इस वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य होता है अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना या कह दीजिए आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, ये इसका बेटा जी उद्देश्य होता है। तो देखिएगा बेटा जी, आज की क्लास में अपने लोक वित्त का महत्व और लोक वित्त के क्षेत्रों की बात की है। अगली क्लास में मैं आपको करारोपण की विधियां पढ़ाऊंगा कि करारोपण कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार के कर लगाए जाते हैं, करारोपण की पद्धतियों की चर्चा है वो अगली क्लास में होगी। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।